अरुण चौबे जी आ गए हैं। आप लोग प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाले सबसे पहले लोगों में से हैं। अभी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और तमाम सारे सुझाव मिल रहे हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाया जाए। रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता ही चल रहा है। भागचंद मीना जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। अ, अरुण चौबे जी को बहुत बहुत नमस्कार। उन्होंने नमस्कार का सिंबल भेजा है। इधर दो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। एक पौंडीचेरी से श्याम कुमारी जी का सुझाव आया है। उन्होंने फ़ोन करके बताया है कि अगर ये जो हम व्यक्तित्व जिनकी चर्चा करते हैं, एक 20 हो जाएं, 25 हो जाएं, 40 हो जाएं, कोई सीमा हम लोग तय कर लें और उन पर एक पुस्तक निकला करे। अगर 40 लोगों की चर्चा हो तो फिर वो 40 लोगों की एक किताब, ऐसे सीक्वेंस निकलता रहे। तो ये एक बड़ा और अच्छा काम हो सकता है। जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं वो अपने बारे में अगर 3-4 पेज का लिख करके भेजें तो उनको संकलित करके एक पुस्तक बनाई जा सकती है, पुस्तिका बनाई जा सकती है। एक श्याम कुमारी जी का ये विचार आया है। मेरी बेटी ने, जो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में, उसका सुझाव ये आया है कि जो हम लोग यूट्यूब पे टाइटल डालते हैं, अभी तो ऐसे ही डालते हैं कि हम भारत के लोग, जैसे आज 22वां अंक है, तो हम भारत के लोग 22 गिरीश पांडे, वी द पीपल ऑफ इंडिया 22 गिरीश पांडे। उसका ये सुझाव है कि इसमें उस रोज जो विषय चर्चा किया जाए उसका भी जिक्र कर दिया जाए टाइटल में ही। तो इससे लोगों को ढूंढने में और आइडेंटिफाई करने में आसान होगा कि ये 1.5 घंटे का जो एपिसोड है वो किस विषय पर है। ये सुझाव भी अच्छा लग रहा है और आज से कोशिश किया जाएगा कि इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह से लोगों के सुझावों से ये प्रोग्राम धीरे धीरे और सुविधाजनक और ज़्यादा सकारात्मकता के प्रचार प्रसार में सहायक होगा। सुनील अस्थाना जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। नारायण खकोलिया जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सबको नमस्कार। आज जिन व्यक्तित्व की हम लोग चर्चा करेंगे वो हैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर, नोबल डॉक्टर, जो अपने डॉक्टरी पेशे के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं और विविध दिशाओं में बहुत सारा काम कर रहे हैं। वो हैं डॉक्टर सुधाकर सिंह। वो सुल्तानपुर के हैं। आज उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए। कल हम लोगों ने उनकी अ, वैचारिक और प्रकृति के साथ जुड़ाव के साथ उनकी शक्ति, इन सब मुद्दों पर चर्चा की थी। आज उनकी आर्थिक स्थिति कैसे और बेहतर बनाई जाए, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो विषय पहले हम लोग कर रहे थे, संविधान में जो मुख्य शब्द हैं, जो बहुत सबको जानना चाहिए, उसका अर्थ जो प्रियम्बल में, उद्देशिका में भी इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे हमारे ख्याल से 10-15 मिनट। और फिर उसके बाद हम लोग आरक्षण व्यवस्था संविधान में कैसी है, उसका बिल्कुल निष्पक्ष भाव से चर्चा उस पर शुरू करेंगे। तो अब डॉक्टर साहब की चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुधाकर सिंह,
इनके बारे में अ, कई स्रोतों से भी पता किया है। फिर राइटअप धर्मपाल सिंह जी ने लिख के भेजा है। कल की जो हम लोगों की वार्ता थी वह धर्मपाल सिंह जी को कहीं गहरे छू गई और उन्होंने उस पर एक बड़ी आर्टिकल लिख करके फेसबुक और अपने सारे मित्रों को व्हाट्सएप पे भेजा है। आज तो नहीं, अगर आज, क्योंकि आजकल आज काफ़ी विषय हैं, अगर किसी दिन और मौका मिला तो उसे भी आपके सामने रखा जा सकता है। पूजा त्रिपाठी जी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सुधाकर सिंह जी का। सुल्तानपुर जनपद में सुरम्या शिशु चिकित्सालय के संस्थापक डॉक्टर सुधाकर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अंकुरण फाउंडेशन चलाते हैं। उस संस्था के अंतर्गत तरह तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे एक अच्छे मानव का निर्माण और साथ ही साथ प्रकृति का संवर्धन हो। डॉक्टर सुधाकर सिंह मल्हीपुर कोयरीपुर सुल्तानपुर के किसान परिवार में लालधारी सिंह जी के घर पैदा हुए। गांव के स्कूल में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। गांव के स्कूल से पढ़ करके आए हैं। राम प्रकाश वर्मा जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। फिर उसके बाद इन्होंने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, से एमबीबीएस किया और शिशु रोग, बच्चों के रोग में स्पेशलाइजेशन किया, विशेषज्ञता हासिल की। मेडिकल की पढ़ाई के दिनों में डॉक्टर सिंह सोशल वर्क, समाज सेवा में उसी समय से बहुत प्रतिबद्ध थे, बहुत जुड़े हुए थे, जिसका कि धीरे धीरे असर और आगे देखने को मिला। सोशल वर्क में विशेष रूप से भाग लेते थे। डॉक्टर सुधाकर सिंह लगभग सभी कार्य दिवसों में 8:30 बजे घर से निकल लेते हैं और किसी न किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रार्थना स्थल पर संबोधित करते हैं, जिसमें बच्चों को नशे से दूर रहने, पौधारोपण करने, जल संरक्षण करने आदि से संबंधित प्रेरक व्याख्यान बातचीत के लहजे में देते रहते हैं। डॉक्टर सिंह ने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में उनके नाम से एक होम्योपैथी अस्पताल अपने पैतृक गांव में भी स्थापित किया है, जिसमें एक होम्योपैथिक चिकित्सक प्रतिदिन मरीजों को देखते हैं तथा निःशुल्क दवाएं देते हैं। चिकित्सक का वेतन तथा दवाओं का समस्त व्यय डॉक्टर साहब द्वारा वहन किया जाता है। डॉक्टर सिंह अपने पूज्य माता जी की स्मृति में उनके नाम सॉरी डॉक्टर साहब ने अपनी पूजनीय माता जी के देहावसान पर पारंपरिक कर्मकांड न करके नई परंपरा का शुरुआत किया। 13वें के दिन सामान्य सात्विक भोजन जमीन पर बैठकर लोगों को कराया तथा प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति को दो दो फलदार वृक्ष के पौधे झोले में डालकर रख कर दिए। ये नई शुरुआत की। प्रिंस राजवीर ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। प्रभाकर मिश्र जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो माता जी की मृत्यु के बाद जो 13वें में भोज किया, उसमें दो फलदार वृक्ष सभी लोगों को, जितने लोग आए थे, सबको एक झोले में रख कर दिया। अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर डॉक्टर साहब रक्तदान शिविर तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। 2019 में अंकुरण फाउंडेशन ने अन्य स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से 5 अप्रैल को एक दिन में 600 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट करके देश में कीर्तिमान भी स्थापित किया। अब तक कुल 45 रक्तदान शिविर अंकुरण फाउंडेशन द्वारा लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर साहब जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। नगर की एक स्वयंसेवी संस्था गोमती मित्र मंडल
के सहयोग से पूरे जनपद में, पूरे सुल्तानपुर जनपद में गोमती नदी के शुद्धिकरण का काम तेजी से चल रहा है। जल संरक्षण के लिए डॉक्टर साहब विद्यालयों में जाकर बच्चों का को पानी के निकासी के साथ साथ 3 फीट बाय 3 फीट का गड्ढा खोदकर जल संरक्षण करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। डॉक्टर साहब 2007 से पौधारोपण विद्यालयों तथा गांवों में से 2007 से आज तक लगातार करते आ रहे हैं। इन विद्यालयों तथा गांवों की संख्या अब 1000 के ऊपर जा चुकी है। बच्चों को पौधारोपण से जोड़ने को प्राथमिकता देते हैं। वर्ष 1919 में 56,000 बच्चों ने पौधारोपण किया। 56,000 बच्चों ने, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। रमेश जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। वे विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी से एक पौधा लगाने तथा उसकी सतत देखभाल करने के लिए कहते हैं तथा उस विद्यार्थी के कक्षाध्यापक को ऐसे बच्चों को पंजीकरण करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए निवेदन भी करते हैं। पौधारोपण का कार्य पिछले 10 साल से लगातार चल रहा है। मेरी जो शिक्षा की किताब है उसमें भी ये मैंने लिखा है, जो 80 के दशक में आई थी। श्री श्री वाजपेयी जी भी आ गए हैं, स्वागत है। कि स्कूल में हर बच्चों को, या तो अगर जगह हो तो थोड़ी सी जगह जिसमें वो फूल पौधे उगाए, और नहीं तो कम से कम एक गमला दे दिया जाए, उसमें वो पौधा डेवलप करे और उस पर भी उसका इवेल्युएशन हो और उसको उसको इनकरेज किया जाए, उसके बारे में बताया जाए। बच्चे जब अपने पौधे को उगते हुए देखते हैं तो उसकी खुशी भी महसूस करें। तो वो चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है। एक और व्यक्ति है, बच्चा अभी लड़का ही है, गौरव। वो दाना पानी करके प्रोग्राम चलाता है, उसकी भी किसी दिन चर्चा करेंगे। वह भी नन्हे किसान करके ये योजना चला रहा है। वो हमारी उस किताब से और अन्य जगहों से प्रेरणा लेकर के, कि वो हर स्कूल में जा कहता है कि बच्चों को एक एक पौधा उगाने की प्रेरणा दी जाए, नन्हे किसान की तरह उन्हें डेवलप किया जाए। तो उसकी वो आइडिया भी किसी दिन चर्चा करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, बच्चों को पौधों से जोड़ना। अंकुरण फाउंडेशन के द्वारा एक कपड़ा बैंक की भी स्थापना शहर में की गई है, जहां से काफ़ी संख्या में गरीब लोगों को कपड़े दिए जाते हैं। ये लोग गाँव में जाकर ज़रूरतमंदों को उनके घर पर भी कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। अंकुरण फाउंडेशन के सदस्यगण जिला अस्पताल में भर्ती ऐसे मरीजों की तीमारदारी भी करते हैं और लावारिस लाशों का उनके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार भी करते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इस कार्य में डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह व आरिफ खान की अग्रणी भूमिका रहती है। ध्यान देने की बात है कि ये सभी लोग हिंदू लाशों को हिंदू रीत से तथा मुस्लिम लाशों का इस्लामिक रीत से निसंकोच अंतिम संस्कार करते हैं। आज जहां वोट के खातिर नेतागण जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का दुष्चक्र रचने से बाज नहीं आ रहे हैं, इन हिंदू मुस्लिम युवकों का कार्य धार्मिक एकता का जीवंत उदाहरण पेश करता है। डॉक्टर सुधाकर सिंह स्वतंत्र विचार रखते हैं और सदैव व्यवहारिक बातों पर ही बल देते हैं। वे मानते हैं कि इस समय भारत के लोगों को एक जागरूक नागरिक बनाना तथा प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध करना ही देश की पहली प्राथमिकता है। जो काम हम लोग पिछले 6 साल से कर रहे हैं, ये देश के हर व्यक्ति को जागरूक नागरिक बनाया जाए। और जागरूक नागरिक कब बनेंगे? जब संविधान जानेंगे, क्योंकि हर नागरिक को संविधान जानना है और उसके आदर्शों का पालन करना है। उसका आदर्शों का आदर करना है और उसका पालन करना है। पालन और आदर के लिए ज़रूरी है कि जाने, तो हर नागरिक को संविधान जानना है। अगर वो नहीं जानता है तो नागरिक ही नहीं है, भीड़ का हिस्सा है। तो जो अभी भीड़ वाली स्थिति है, उससे हर नागरिक को जागरूक करना है। यही डॉक्टर साहब की भी मंशा है और उनका मानना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि डॉक्टर साहब ये जो इतने सारे अच्छे काम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ अब आज के इस प्रोग्राम के बाद अगर वो सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड सुनेंगे, तो उनसे मेरा आग्रह है कि जागरूक नागरिक बनाने का जो उनका मानना है, उसके लिए वो भी जितने लोग उनके संपर्क में आते हैं, चाहे अस्पताल के द्वारा, चाहे पौधारोपण के द्वारा, चाहे ब्लड बैंक के द्वारा या गोमती मित्र बचाओ या गोमती मित्र मंडल के द्वारा, हर तरह से संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के इस महायज्ञ को अपना लें, तो इससे जागरूकता का उनका सपना जल्दी पूरा होगा। मंजीत खेरा जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। इनका जीवन मूल्यों तथा प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण व इनका जीवन मानव मूल्यों तथा प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन के लिए समर्पित है। तो डॉक्टर साहब को हम लोग धन्यवाद करते हैं, शुभकामना देते हैं कि उनका ये जो सेवा भाव है वो चलता रहे, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को इसीलिए उनके बारे में बताते ही हैं कि ये भाव चारों तरफ फैले, जहाँ चारों तरफ निराशा का माहौल है, वहाँ लोगों में विश्वास पैदा हो और लोग में ये हौसला हो कि अभी अच्छे लोग हैं और हमें भी अच्छा बना है। अगर अच्छे बने हैं, अभी हैं अच्छे, तो और अच्छा बनना है, और अगर कहीं विश्वास डगमगा रहा है, तो फिर से विश्वास पनपे और अच्छे हो जाएं तथा समाज के लिए जितना कर सकते हैं उतना करें। इस भाव से ये प्रोग्राम एक अच्छे व्यक्तित्व का रोज चर्चा ये हो रही है इस प्रोग्राम में। इसमें अ, एक और नाम मैं आज लेना चाहूँगा, विस्तार से उनकी चर्चा तो अभी नहीं करूँगा, बहुत काम कर रहे हैं। चेन्नई में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिसामुद्दीन पापा। पापा उनका सरनेम है, और बहुत रॉयल फैमिली से आते हैं। जिस दिन उनकी चर्चा करेंगे तो उनके बारे में बताएंगे। राम गोपाल तिवारी जी आ गए हैं, प्रणाम। और डॉक्टर साहब की चर्चा तो हम लोग कर चुके, डॉक्टर सुधाकर सिंह की, उसको आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो किसान की आर्थिक स्थिति वाला पहलू है उस पर चर्चा करेंगे, तो राम गोपाल तिवारी जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ लिख करके भेजा है, उन पर चर्चा करेंगे। रघुनंदन दीक्षित जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो डॉक्टर पापा ने वहाँ नोबल डॉक्टर्स की एक आइडिया के साथ एक टीम बनाया, एक डॉक्टरों का समूह बनाया। इनका खुद का चेन्नई में सबसे मॉडर्न पैथोलॉजी डॉक्टर पापा की है, ह्यूमा पैथोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। रघुनंदन जी आपको भी नमस्कार, प्रणाम। उसमें जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स हैं टेस्टिंग के, पैथोलॉजिकल, वो सब हैं। हर जितने तरह के बेस्ट टेक्निक्स वर्ल्ड एशिया में अवेलेबल हैं वो तो हैं ही वहाँ पे, मोस्ट मॉडर्न, एकदम एक्यूरेट टेस्टिंग होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इनके टोटल नोबल डॉक्टर्स हैं, इनका ये व्रत लेते हैं, इन्होंने शपथ ली है, व्रत लिया और अपने चरित्र में उतारा है कि अगर वो पैथोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं, तो जो भी उनका टेस्टिंग लैब्स हैं उसमें एक पैसा भी किसी डॉक्टर को कमीशन नहीं देंगे। और अगर डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, तो किसी पैथोलॉजिकल लैब से एक पैसा कमीशन नहीं देंगे। यह एक बहुत बड़ा अभियान बहुत चल निकला है, पिछले 10-15 साल से है, लेकिन अब और पुख्ता होता जा रहा है, इसके फॉलोइंग्स बढ़ते जा रहे हैं। नोबल डॉक्टर्स, उसके प्रणेता या जनक डॉक्टर हिसामुद्दीन पापा जी हैं, बड़े मेरे गहरे मित्र हैं। आज मैंने फ़ोन से उनसे बात भी किया कि आज मैं आपकी चर्चा थोड़ा सा करना चाहता हूँ, तो कहे अरे भैया हमारी चर्चा कहाँ करेंगे, उनकी इधर थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए और थोड़ा संकोच कर रहे थे। किसी दिन और विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। तो अलग अलग जगहों पर लोग प्रयोग कर रहे हैं, समाज के प्रति समर्पित लोग हैं,
हर जगह केवल लूटमार वाले ही लोग नहीं हैं। यह आशा, यह विश्वास बनाए रखना जरूरी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, जिससे जो किसानों को तकलीफें हैं या आत्महत्या करने तक की नौबत आ रही है, वह कैसे खत्म हो, कैसे समाप्त हो। और सब बातें तो हम लोग जो आर्थिक स्थिति सुधारने की चर्चा करेंगे वो तो है ही, जो तकनीकी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर गांव का प्रधान, जिसको मैंने कई बार कहा है लेकिन वह बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि वह सबसे बड़ा इलाज है। जब तक हम वह इलाज नहीं करेंगे तब तक और बाकी इलाज उतने सफल नहीं होंगे। अजय कुमार सिंह जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो वो इलाज बहुत जरूरी है कि गांव का प्रधान और गांव की पंचायत अच्छी चुनी जाए। और वह असंभव नहीं है जो हम लोगों ने 2015 के उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखा था। लेकिन उसके लिए हम लोगों को जन जागरण का जो अभियान है वह पूरे गांव तक पहुंचाना होगा। बहुत बड़ा काम है लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। क्योंकि जब प्रधान अच्छा होगा, सबकी देखभाल करने वाला होगा, तो आगे जो चर्चाएं करेंगे आर्थिक स्थिति सुधारने में, उसमें उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। वो एक केंद्र बिंदु हो सकता है आर्थिक स्थिति सुधारने में। बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ हम लोग सोच रहे हैं, कुछ आप लोग भी सोच के बताइए। तो एक तो अच्छे प्रधान का चुनाव सबसे जरूरी है किसानों की और गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने में। एक तो सरकार के जो संसाधन आते हैं वह ठीक से इस्तेमाल होंगे अगर प्रधान ठीक होगा। नहीं तो वह इधर उधर बंट जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, उसमें लीकेज होंगे। 100 आता है तो 50-60 व्यक्ति को पहुंचेगा। जितने फंड्स जो आ रहे हैं, नरेगा है, ये सब है, वो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है। वृक्षारोपण और तमाम सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन उस पैसे का जब दुरुपयोग होगा, केवल रजिस्टर में नाम भर करके, और 100 रुपये या 120 200 रुपये अगर मजदूरी नरेगा में है और 70-80 रुपये प्रधान जी ले लेंगे और 100 रुपये उस आदमी को मिलेंगे, कहीं कहीं पूरे के पूरे प्रधान जी ले लेंगे, तो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। इसलिए प्रधान का अच्छा चुना जाना सबसे बड़ी जरूरत है आर्थिक स्थिति सुधारने में। दूसरा, जो प्रेम भाई जैसे उनकी चर्चा की थी, कृष्ण कन्हैया वर्मा जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। तो जिन अच्छे जो किसान हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो किसानी के मॉडल को सक्सेसफुली फायदेमंद काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड जैसी जगह में जहाँ पे पानी की कमी है फिर भी, या उधर धर्मेंद्र मिश्र जी, उसी तरह यहाँ भी करने की ज़रूरत है। इन लोगों का नंबर हम लगा देते ही रहते हैं ताकि जो लोग संपर्क करना चाहें, उनसे कुछ जानकारी करना चाहें, उनसे कुछ सीखना चाहें, कुछ उनसे और इनोवेशन करना चाहें, तो वो सब कर सकते हैं। एक जो फायदे की खेती कर रहे हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। और भी मैंने कहा था गाजीपुर के एक प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने अपने गांव के अच्छा बनाने के लिए क्या किया। पूरे गांव में एक चीज़ तो उन्होंने बताया ही था, मतलब स्कूल ठीक हो गए, अस्पताल ठीक हो गए, स्ट्रीट लाइट सोलर से चलती है, रेगुलर चलती है। अंधेरा मतलब आपको महसूस नहीं होगा कि गांव में है। सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। यह सब हो सकता है अगर गांव का प्रधान ठीक हो तो। पहली शर्त तो प्रधान की है। दूसरा, जानकारियां जो दूसरी जगह उपलब्ध हैं उनको ला करके उसका इस्तेमाल करना। कृषि को
थोड़ा विस्तार देना होगा। कृषि में बागवानी खूब करनी होगी, फल सब्जियों की खेती खूब करनी होगी और कुटीर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे। इसके लिए भी ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनका भी लाभ लिया जाए और इसके अलावा अपनी तरफ से अगर वही ग्राम प्रधान अच्छा होगा, तो ये सब व्यवस्था भी आसानी से करे। तो ऐसी चीज़ें की जाएँ कि जिससे आर्थिक स्थिति सुधरे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही जो गाय पालन है, उसका बढ़ावा किया जाए। आजकल जो समस्या है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कि जो छुट्टा जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इसको भी अगर प्रधान अच्छे होंगे, तो कुछ न कुछ सीमित ऐसी व्यवस्था कर देंगे, कुछ जगह जो बंजर हो या जो सामूहिक हो, वहाँ बाड़ा बना करके जितने छुट्टे जानवर मिले वहीं कर दिया जाए, ताकि बाकी लोगों की समस्याएं ना हो। एक जगह पे सबको बाड़ा बना के रखा जा सकता है। आज हर किसान को अपने अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने की जरूरत पड़ रही है, उससे बचत हो सकती है, खर्चा कम हो सकता है। इसके अलावा एक पुस्तकालय हर गांव में होना चाहिए, जहां इससे जुड़ी हुई खेती बाड़ी और किसानों के हित की और भी जितने प्रयोग कहीं हो रहे हैं, जितने ऐसी मैगजीन है जो उनके चीज़ों से संबंधित हैं और जो सकारात्मक हैं, उन पुस्तकालय और वाचनालय में जहाँ बैठ के किसान पढ़ सकें, उनका बनना, अच्छी से अच्छी किताबों से उसको भर के रखना और वहाँ लाइट की व्यवस्था हो, तभी होगा जब सोलर लाइट लगेगी, रात में भी बैठ करके कोई वहाँ पढ़ सके। यह सब व्यवस्था हो जाएगी अगर किसान प्रधान अच्छा हो। बार बार कहना पड़ रहा है कि अगर प्रधान अच्छा हो, तो प्रधान तो की है गांव के विकास का, और प्रधान की है मतलब आप, क्योंकि पूरे गांव के लोग ही प्रधान हैं। आज जो लोग समझते हैं कि प्रधान को फैसला करना है, प्रधान को कोई फैसला नहीं करना होता, गांव के लोगों को फैसला करना होता है और प्रधान को उसको कार्य रूप में परिणित करना होता है। फैसिलिटेटर है और वो गांव के लोगों के इच्छा के अनुरूप काम करता है। अ, प्रभाकर जी फिर लिख रहे हैं, सद्वृत्ति जीवित तो है, उसके अनुसरण करने वालों का घोर अभाव है। सुनकर चल देते हैं और कहते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं। निराशावादी विचार छोड़िए। अगर आप 1000 लोगों से कहेंगे, तो शुरू में मुश्किल से 2-4 आएंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आप पहले से ही अगर इस तरह की मानसिकता से, नकारात्मक मानसिकता से भरे होंगे, तो कुछ नहीं होगा। पहले अपने ऊपर है हौसला रखिए कि हाँ ये हो सकता है, तब उस हौसले से जब लोगों से कहेंगे तो लोगों को विश्वास होगा। लेकिन अगर इस मन में ये भाव होगा कि सुनकर चल देंगे, तो कभी नहीं होगा। आप अपने को सकारात्मक बनाइए। आप में जो नकारात्मकता बार बार झलकने लगती है, उसको लाइए, बदलिए उसको, सकारात्मकता लाइए। इतने लोग आखिर सुन रहे हैं ना, मैंने जबरदस्ती तो नहीं बुलाया है। उनको कुछ ना कुछ सकारात्मक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए सुनते हैं। आप भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब सकारात्मकता है। तो उस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर 2000, मैं तो वैसे तो काम तो शुरू से कर रहा हूं, लेकिन अगर 2014 के बाद घनीभूत तरीके से बिना विश्वास के मैं ये काम कर रहा होता, तो आज देश भर में वो जो हलचल शुरू हो गई संविधान की, लोकतंत्र की, आज़ादी की, शहीदों के सपनों की, अच्छे चुनाव की, भले ही अभी वो पौधा ही है, लेकिन पूरी तरह से वृक्ष नहीं बना है, लेकिन पौधे उसका वृक्षारोपण, पौधारोपण हो चुका है, बीजारोपण हो चुका है। तो इसलिए हमेशा नेगेटिव मत सोचिए, करके देखिए। अगर आप किसान की तरह से सोचिए, किसान जितने बीज बोता है सब नहीं उग जाते हैं, लेकिन अगर काम भर को उग गए,
तो फिर बाकी अगली फसल में देखा जाएगा। ये सतत प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है आप विद्यार्थी रहे हैं, आप टीचर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं, आपने इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, कुछ तो अच्छे निकले होंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट खराब निकलते हैं तो अगले साल पढ़ाना बंद कर देते हैं। सकारात्मक रहिए, नकारात्मकता दूर करिए। तो मैं कह रहा था कि अच्छा वाचनालय, अच्छा पुस्तकालय होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ढेर सारी किसानों की समस्याओं, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और इन सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल किताबें और अन्य चीज़ें भी रखी जाएँ, ताकि और मैगज़ीन्स भी हों, उन सब चीज़ों का वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो। साथ-साथ एक और चीज़ है कि अब नेट गाँव में भी पहुँच गया है। सर सिंह तैरोन जी आ गए हैं, प्रिंस राजवीर जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। नेट से एक सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है कि उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इसका निराकरण सरकार के स्तर पे होना चाहिए। जो सपोर्ट प्राइस है, वहाँ पर भी धांधलेबाजी होती है, वो भी ठीक होगी अगर प्रधान ठीक होगा। और जो दूसरा है, अगर मार्केट में किसान अपनी चीज़ को, अपने प्रोड्यूस को ले आकर के बेचता है, अनाज को ले आकर बेचता है, तो मार्केट रेट कुछ है और किसान को उसका बहुत कम मिलता है, बीच में बिचौलिए खा लेते हैं। आजकल नेट गाँव में भी अवेलेबल है। प्रधान या बच्चों का समूह ही हो सकता है। चंद्रभूषण कुमार जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। बच्चों का जो यूथ का जो समर्पित यूथ हैं, उनका भी ये कर सकते हैं कि रोज़ का जो मूल्य है अनाजों का, या किसान जो चीज़ पैदा करता है उसका मार्केट में जो मूल्य है, वह निकाल करके और कहीं एक सार्वजनिक स्थान पर डिस्प्ले करे, लिख करके रखे कि ये मूल्य है। इससे अगर कोई गांव में खरीदता है या आसपास के दुकान बाजार में जाकर बेचता है, तो उससे 20-25% कम तक तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ बाजार में 100 रुपए में बिक रही है और किसान 20 रुपए में बेच दे। वह दाम मार्केट का क्या है, लेटेस्ट दाम क्या चल रहा है, यह भी डिस्प्ले होना चाहिए। इससे भी बहुत, इस जानकारी से भी बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पे बाय द वे एक बात दिमाग में आती है कि साहित्य में और इकोनॉमिक्स में और फिलॉसफी में सप्तऋषि मिश्रा जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। बाजारवाद को बहुत खराब कहा जाता है, लेकिन जब मैं गहराई में सोचता हूँ तो मुझे बाजारवाद खराब इसलिए नहीं लगता है कि बाजार का क्या मतलब है। बाजार में जो व्यापारी हैं या जो दुकानदार हैं या जो भी उसके डीलर हैं, अगर वह सामान कहीं से खरीद के लाते हैं और पब्लिक को उपलब्ध कराते हैं, तो यही तो बाजार है। और इससे जनता को भी सुविधा है, कहाँ कहाँ तक अलग अलग ढूंढेगी वो चीज़ जा करके। लेकिन अगर जो दुकानदार हैं, जो बाजार में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, या जिनके दुकान हैं, अगर वो जिस पे खरीद करके लाए हैं 5-10% अपना फ़ायदा भी ले लें, क्योंकि उनको भी अपना परिवार चलाना है, उनका इसके अलावा कोई अपने परिवार चलाने का साधन नहीं है। जितना खरीद करके ट्रांसपोर्ट करके लाने का खर्चा है, प्लस अपना फ़ायदा, और या जो अपना दुकान और इस सब चीज़ों में बिजली, ये सब, अगर इतने पे जो 10% मार्जिन में
चल जाएगा या 15% मार्जिन में चल जाएगा। अगर उतना जोड़ करके उपलब्ध कराते हैं जनता को, तो इसमें क्या बुराई है? यह तो आ, इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। इस बाजारवाद को तो कंडेम करने का कोई मतलब नहीं है। कंडेम किसको करना चाहिए? लूटवाद को, कि हम चीज को लाएं 10 रुपए में, 20 रुपए में, बेचें 100 रुपए में, या बनाएं 5 या 10 रुपए में और बेचें 100 रुपए में। यह जो लूट है, इसका विरोध होना चाहिए। और केवल सारे बाजार का विरोध का मतलब नहीं है। इसको गहराई से सोचिए कि बाजारवाद खराब नहीं है। बिना बाजार के रहा ही नहीं जा सकता है। अब जिस जहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब जो बाजार में है उसका, वह केवल अपने सर्वाइवल के लिए और दूसरों की सेवा के लिए इस भावना से रहे, वह लूट में न शामिल हो जाए। जब ये लूट वाले एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, तब किसान का दाम जो 5 रुपये 10 रुपये किसान से लेकर के जाता है, वो अंत में फाइनल प्रोडक्ट में 100 रुपये में बिकता है। ये जो लूट तंत्र है, ये खतरनाक है। इसको सरकारों को रेगुलेट करना चाहिए, वो उनका काम है। अगर आप अच्छे राज्य सरकारें और अच्छे केंद्र सरकार चुनेंगे तो वह भी खत्म होगा। अच्छा गांव प्रधान चुनेंगे तो ज़्यादातर जानकारियां होंगी, वो भी बेहतर है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए कि लेटेस्ट प्राइसेस गांव के किसानों को उपलब्ध हों। ये आधुनिक बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आजकल सब मोबाइल पे फेसबुक और व्हाट्सएप और गूगल सबके उपलब्ध हो जाता है, तो ये निकाल सकते हैं और वहाँ पर हर गांव में इसको बता सकते हैं। इन जानकारियों का भी फायदा लेना है। एक और चीज़ है जिस पे सरकारों को ध्यान देना है। कई बार मुझे लोगों से यह पता चला कि जो मंडियां बनाई गई, मंडी समितियां बनाई गई, सरकारों के उसमें अधिनियमों के तहत बनाई गई, वहां पे मंडी समितियों की गुंडागर्दी चल रही है। अगर कोई किसान मंडी के आसपास पहुंच गया और कोई बाहरी ग्राहक मिल गया और वो बेचना चाहता है, तो उसको बेचने वहां नहीं देते, कहते पहले मंडी में आओ उसके बाद बेचो। मंडी समितियां किसानों को परेशान करने का और कमाने का धंधा बनती जा रही हैं। जबकि मंडी समितियां निःशुल्क होनी चाहिए, केवल सेवा के भाव से होना चाहिए। और अगर कोई किसान बाहर भी बेचना चाहता है, जहां बेचना, किसान को सुविधा होनी चाहिए बेचने की, जहां उसे ग्राहक मिल जाए, अच्छा माल कीमत मिले, उसको बेचने का हक होना चाहिए। ये कुछ नहीं है कि बस इस परिधि में अगर आ गए तो मंडी समिति के गुंडई के उसमें हो। नहीं, किसान की इज्जत होनी चाहिए, उसकी गरिमा का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और मंडी समितियां उसे सहयोग करने के लिए हैं, अंकुश लगाने के लिए नहीं। मंडी समितियों का जो उद्देश्य है उसको समझना होगा। तो बहुत सारे किसानों को मंडी समितियां, उम्मीद की गई थी कि सहयोग करेंगी, लेकिन वो एक तरह से उसके जाल में किसानों को फंसाया गया या फंसाया जा रहा है। तो उससे भी किसानों को बचाने की ज़रूरत है। यह सरकारों को देखना होगा कि मंडी समितियां किसानों के भलाई के लिए कार्य करें। ये सब तो कुटीर उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहीं पर आ, आज राम गोपाल तिवारी जी ने एक नोट लिख करके भेजा है, जिस पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि किसानों को जो चाहे गेहूं काटते हैं या धान काटते हैं, तो बाल के जो उसकी फली होती है, बाल उसके लेवल के आसपास काटते हैं, तो जिसकी वजह से खेत में उसका डंठल या जो भी कह लीजिए पैरा धान का, वो पड़ा रह जाता है। अगर ज़मीन के लेवल से काटते तो उसको ले जा कर के उसका हजारों चीज़ बन सकती हैं। कागज़ बन सकता है,
और कुटीर उद्योग में बहुत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चूंकि कटाई बाल के लेवल पे होती है, तो वो मेहनत लगता है फिर से उसको दोबारा काटने में। तो या तो मशीन ऐसी आए कि जो ज़मीन के लेवल से काटे, और नहीं तो जलाने की जगह पे अगर इतना किसान के पास मैन पावर नहीं है या श्रमिक नहीं है कि उसे काट करके कुटीर उद्योग में इस्तेमाल हो, तो जलाने की जगह पे एक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वह राम गोपाल जी ने लिख करके भेजा है। क्योंकि जलाना तो बहुत ही खतरनाक है प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, और मिट्टी के लिए भी। जिस मिट्टी पर आप जला रहे हैं, वो मिट्टी जल रही है, वो पकने लगती है। तो आखिर ये जो कुल्हड़ वगैरह बनते हैं, कैसे बनते हैं? मिट्टी को पका करके ही तो जब आग लगाएंगे तो ऊपर की मिट्टी कहीं ना कहीं उतनी पकेगी, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होगी। तो मिट्टी को भी नुकसान कर रहे हैं, हवा को भी नुकसान कर रहे हैं, और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत सार्थक उपयोग हो सकता है। तो रामगोपाल जी ने ये बताया कि इन्होंने पहाड़ों पे जब इनकी पोस्टिंग थी 57-58 के आसपास, तो वहाँ उन्होंने देखा था। और बस्ती जिले में भी कई जगह इन्होंने देखा कि किसान ये करते हैं, जहाँ बाल ऊपर से काटा उसके बाद उसको दबाने के लिए हेंगा चला देते हैं, ताकि वो खड़ा न रह जाए, लेट जाए। और लेटने उसको लेटाने के बाद हल चला करके दबा देते हैं जमीन के अंदर। तो उससे वो खाद भी बनता है, नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है जमीन की, और थोड़ा और इम्प्रूव, खाद जल्दी बने और बेहतर उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो। तो कुछ चीज़ें, जैसे जब गेहूं या धान की फसल बिल्कुल पकने के कगार पे है, उससे 15, 20, 30 दिन पहले उसमें आ, ऐसी चीज़ें छिड़क सकते हैं, ऐसे बीज जिससे हरियाली आ जाए, जैसे ढेंचा है, और एक दो और चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो वो सब, ताकि वो उग आए, और जब पलटें, उसे लेटाएं फसल को, बाल निकालने के बाद उसका, फसल निकालने के बाद, तो वो हरियाली वाली चीज़, और ये उसका खुद गेहूं का या धान की पराली, वो भी उसके साथ दोनों मिल जाएं, और फिर उसके बाद हल चलाएं, ताकि वो दोनों अंदर चले जाएं जमीन के, और उससे एक खाद का रूप लेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको पहले पलटने के बाद, खड़े पराली को पलटने के बाद पानी चला दें। पानी चलाने से वो ज़मीन भी नम हो जाएगी, और ये भी सड़ने में मदद करेगा। तो एक अल्टरनेटिव ये है, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव सोचे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जलाना तो बहुत ही नुकसानदेह है। तो ये कुछ बिंदु थे किसानों के बारे में, जिन पे आज चर्चा करना चाहता था। भविष्य में और भी जो इसमें विचार आएंगे, वो भी चाहेंगे। और जैसे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने पूर्वांचल में भी, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, जो कृषि पे अच्छा काम कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी, जो एक्सेप्शनली अच्छे काम कर रहे होंगे, उनमें से एक एक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनसे भी आपको जानकारी भी मिले, और जो खेती है वो फायदेमंद हो। इवन पूर्वांचल के बहुत सारे किसान जो सब्जी उगाते हैं, वो तो काफ़ी फायदे में हैं। तो सब्जी उगाना भी शामिल करना पड़ेगा अपने खेती के साथ साथ। एक मिक्स्ड क्रॉप लेना पड़ेगा, मिली जुली खेती करनी पड़ेगी। एक चीज़ और, अ, ये सीधे सीधे, अब ये किसानों और फायदे की जो बात है, उस मुद्दे से अलग एक विचार कभी आया था, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। हो सकता है कि
ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग हट करके हो, लेकिन ये विचार कभी आया था कि कभी तो खेती तो बहुत बाद में शुरू हुई। जब हम वनों में रहते थे और कबीलों में रहते थे, तब हम फलों पर भी फलों पर ही आश्रित थे। फल फूल, राम भी जब वनों में थे तो कंदमूल फल और कंदमूल और फल, यही सब, अनाज की बात नहीं आई थी। तो जो जंगल में कंदमूल फल ही खाते थे। तो जंगल में जब हम रहते थे तो हमारा भोजन फल फूल ही होता था। अनाज जब शुरुआत, खेती की शुरुआत की तो अनाज उपजाना शुरू किया। अनाज में और फल फूल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कभी आपने गहराई में सोचा? अनाज में और फल फूल में अंतर क्या है? अनाज को कई कई सालों तक रखा जा सकता है। उसका स्टोरेज आसान है और बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। फल ज़्यादा दिन तक रखे नहीं जा सकते, तो सड़ने लगेंगे। तो जब हम लोग फलों से अनाज पर आए तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब हम लोग फलों पर आश्रित थे और हमें फल, हमने कहीं उसका स्रोत मिला या हमने पैदा किया और बहुत ज़्यादा हो गया और हमारे पास स्टोरेज शक्ति नहीं, तो हम बांटते थे कि किसी तरह से ख़त्म हो जाए। अनाज के साथ हमारा स्टोरिंग शुरू हुई और जहाँ स्टोरेज शुरू हुआ, फिर वहाँ होर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिलने पर वह सब। तो फल आधारित जो व्यवस्था थी बहुत सिंपल और एक दूसरे को बांटने वाली थी। ये अनाज आधारित जो व्यवस्था आई, इसमें तमाम सारी और दिक्कतें पैदा हुई। यह मेरे मन में एक विचार आया था। लेकिन कहना यह है कि हमको अब जो खेती करनी है उसमें फल और अनाज दोनों का मिला जुला स्वरूप रखना जरूरी है। केवल खेती या केवल फल से बेहतर है कि हम खेती, मतलब अनाज की खेती, फल, सब्जी की खेती, इन सब का मिला जुला स्वरूप रखें। इस पर तमाम लोग काम कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा, एक एक करके उन लोगों को आपके सामने उन पर चर्चा करेंगे। अब जो बिंदु है, जिन शब्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, संप्रभुता शब्द का हमने परसों चर्चा किया कि कोई, हमारा जो देश है यह प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु देश है। इसका मतलब यह है कि इस देश पर केवल और केवल हम, इस देश के सभी नागरिकों, जो भी 135 करोड़ लोग हैं, उन्हीं का नियंत्रण है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं के देखभाल में ये पूरा देश है, उन्हीं का देश है। इस पर ना कोई बाहरी व्यक्ति, ना कोई बाहरी समूह, ना कोई बाहरी देश का नियंत्रण हो सकता है और ना कोई आंतरिक, पूरे संपूर्ण हम भारत के लोगों के अलावा किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी ग्रुप का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, किसी जात या किसी धर्म या किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। देश संप्रभु है, हम 135 करोड़ लोगों का है। अगला शब्द, दो शब्द बाद में जोड़े गए थे हमारे संविधान में, प्रियम्बल में, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। यह पहले नहीं था। शायद आप, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि जैसा संविधान पास हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं थे। यह 76 में इंदिरा गांधी ने इसमें जुड़वाया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह शब्द अब हट जाने चाहिए क्योंकि यह मुख्य संविधान में नहीं है।
बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इन दोनों शब्दों को हटाना चाहिए। आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ें, मूल कर्तव्य पढ़ें, मूल अधिकार पढ़ें, ये दोनों शब्द पूरे संविधान में व्याप्त हैं। तो ये तो है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो एक तरह से इंडेक्स है पूरे संविधान का। तो जब ये चीजें अंदर हैं, इंडेक्स में नहीं रखी गई थी, तो अगर उस समय इंडेक्स में रख दी गई, तो अब उसको हटाने का इसलिए मतलब नहीं है कि वो पूरे संविधान में बह रहा है। वो ऐसा नहीं कि अनायास ही वहां जोड़ दिया गया, वो है, पूरे संविधान में है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो तमाम सारी धाराओं में वो चीजें हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जितने इसमें संशोधन हुए थे संविधान में, सब के सब जब जनता दल की सरकार आई तो हटा दिए गए। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे संशोधन किए थे जो गैर जरूरी थे, अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के लिए थे, सब के सब हटा दिए गए या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनता दल के सरकार के दौरान क्वैश कर दिए गए। लेकिन ये दोनों परिवर्तन ना जनता दल की सरकार ने हटाए, न सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, क्योंकि यह संविधान में बह रहा है, संविधान में है। यह संप्रभु जो हमारा संप्रभुता संपन्न देश है, उसमें ये दोनों चीजें उसके संविधान में अंदर हैं कि हर लोकतंत्र की आवश्यकता है कि पंथ निरपेक्षता भी हो, और जब हमारी फंडामेंटल राइट्स में हमें अलग अलग धर्मों को करने का अधिकार है, पूजा का अधिकार है, अलग अलग धर्मों की पूजा का, तो फिर पंथ निरपेक्षता तो है। उसको आप कैसे, जब तक वो फंडामेंटल राइट रहेगा तो पंथ निरपेक्षता है, उसको हटाने का कैसे होगा। फिर समाजवाद, पूरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यही तो कहती है कि जो बिल्कुल पिछड़े हैं, अंतिम सीढ़ी पर हैं, उनकी देखभाल होनी चाहिए, समाज में हर व्यक्ति की देखभाल होनी चाहिए, यही तो समाजवाद है। तो इसको हटाने की कहाँ बात हो सकती है। फिर लोकतंत्र, एक शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बुनियादी लक्षण है कि सत्ता लोगों में निहित हो, धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग या स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना, तथा आर्थिक, शैक्षिक व व्यावसायिक पृष्ठभूमि के स्तर के भेदभाव के बिना तंत्र जनता से ही उभरे, कानून की नजरों में सभी बराबर हों, प्रत्येक व्यक्ति को इतना सक्षम समझा जाए कि वह उस तरीके से जिसे वह उचित समझे स्वयं पर शासन कर सके तथा अपने निजी कार्य व्यवहार का प्रबंध कर सके। लोकतंत्र में लोग स्वयं अपने स्वामी माने जाते हैं। उन्हें इस बात का अधिकार होता है कि वह स्वयं पर शासन करें या मनचाहे तरीके से, तथा उन लोगों द्वारा शासित हों जिन्हें वह चुने। और शासन का मतलब व्यवस्था चलाना है, शासन का मतलब अधिनायकवाद नहीं। और जिनको हम शासन के लिए चुनते हैं वह शासन, वैसे तो शासन शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। अब 21वीं सदी में हम लोकतंत्र में आ गए हैं, तो व्यवस्था शब्द होना चाहिए, केंद्रीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शासन नहीं होना चाहिए जो अभी भी चल रहा है, केंद्रीय शासन, राज्य शासन या उत्तर प्रदेश शासन। तो यह शब्द अब हटना चाहिए। लेकिन जब तक है भी लोकतंत्र में, तो उसका मतलब है कि हम किसी को शासन करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, व्यवस्था चलाने के लिए भेज रहे हैं, अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं। तो लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो भी तंत्र आएगा, बनेगा देश की व्यवस्था के लिए, वह लोक से उभरेगा और हर व्यक्ति अपने में स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्रता के अनुसार उसे सारा कुछ करने का अधिकार है। लेकिन वो लेकिन क्या है, वो जब फ्रीडम्स में है वहाँ पे मूल कर्तव्यों में, सॉरी मूल अधिकारों में है कि हमारी स्वतंत्रता पर कहाँ कहाँ अंकुश भी है। जब हम दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं, जब दूसरे के अधिकारों को हम प्रभावित करने लगते हैं, तब उस पर
व्यवस्था नियंत्रित कर सकती है जब लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब करने लगते हैं, अन्यथा हर व्यक्ति स्वतंत्र है। गणराज्य स्वरूप। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य की प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, जनता का ही राज्य होता है, जिसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता। सभी सार्वजनिक पदों के द्वार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। गणराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियां आम जनता से प्राप्त करती है। सबसे महत्वपूर्ण है, गणराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियां, वो जनता की शक्तियां हैं, उन्होंने डेलीगेट किया है आपको, और जितने हद तक डेलीगेट किया है बस वहीं तक वह शक्ति विधायक या सांसद या गांव पंचायत को आता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर वो कर रहे हैं तो वह एक तरह से वो स्नैचिंग है, वो लूट है। जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है कि आप हमारी आवाज़ बनो, वहाँ जाकर के आप हमारे तरफ से हमारी राय वहाँ रखो, हमारी विचार वहाँ रखो, उसी के लिए है। और हमारी जो राय है उसी को फैसिलिटेट करो। गांव प्रधान के लिए तो और स्पष्ट है कि हमसे ही फैसला होना है, केवल आप उसको कार्य रूप में करवाएंगे। वो अपने में उनको कुछ नहीं करना है। यही चीज़ विधानसभा और लोकसभा के लिए जो उनको हम एमपी और एमएलए भी बनाते हैं, वह अपनी तरफ से हमारे बात नहीं कह सकते हैं, हमारी ही बातों को उनको वहाँ रखना है। यह बात गहराई से समझना है। गणराज्य का मतलब ये होता है। आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वह गणराज्य, भले ही जैसा कि मैंने कहा संविधान तो लागू ही नहीं हुआ, अभी गणराज्य हम बने कहाँ। जिस दिन 130 करोड़ लोग संविधान जान जाएंगे, गणराज्य का मतलब जान जाएंगे, वोट गणराज्य बनाने के लिए देने लगेंगे। आज तो भौकाल वाले को वोट दिया जा रहा है, जब वोट गणराज्य हम बन रहे हैं, अपने शक्तियों को जो हमारी हैं उनको एक सीमित दायरे में उनको डेलीगेट कर रहे हैं। जब ये भावना आ जाएगी, मालिक हम हैं, हम उनको कार्य सौंप रहे हैं कि जाओ तुम ये करके आओ, तब गणराज्य सही अर्थों में बनेगा। गणराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियां आम जनता से प्राप्त करती है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा शासित होती है जो अपने पद पर सीमित अवधि के लिए लोगों के चुनाव पर्यंत या अच्छे व्यवहार पर्यंत धारण करते हैं और जनता की इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में। उनको जो भी शक्ति है वो जनता ने डेलीगेट किया है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए उनको सतत अपने जिसने उनको चुना है उनके विचारों को जानना पड़ेगा समय समय पर। सूरज भान नैन जी आ गए हैं, त्रिवेणी प्रसाद दुबे जी आ गए हैं, मोहम्मद सादाब खान जी आ गए हैं, रिज खान जी आ गए हैं, प्रमोद शर्मा जी आ गए हैं, ताजवीर शर्मा जी आ गए हैं, बहुत ढेर सारे लोग और बाद में आते चले गए हैं, अमित सिंह जी आ गए हैं। अगला है शब्द सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। संविधान निर्माताओं की दृष्टि में लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक लोकतंत्र या नियत समय पर लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार मात्र नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना भारत जैसे गरीब देश में राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र वास्तविक उद्देश्य तथा अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब उसका सदुपयोग आर्थिक लोकतंत्र के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होगा। आर्थिक लोकतंत्र मतलब वही कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों हाथों में ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं और कुछ लोगों को खाने को नसीब ना हो, जो कि हो रहा है इस देश में। 1% के पास 70% पूरी प्रॉपर्टी है देश की। यह आर्थिक लोकतंत्र नहीं हुआ। आर्थिक लोकतंत्र का उल्टा हुआ पिछले 70 75 72 सालों 73 सालों में। 47 में जो स्थिति थी उससे आज बहुत बुरी स्थिति हो गई है, इसलिए कि आर्थिक लोकतंत्र आया ही नहीं। और
इसीलिए नहीं आया कि 39% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर केवल बिलो पॉवर्टी लाइन जो एकदम गरीब हैं वही ऐसे लोगों को वोट देते जो उनको उन्हें विश्वास होता कि ये उनके लिए काम करेंगे, जो बिना पैसे के चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम गरीब लोगों को तो उनको वोट देना चाहिए जो बिना पैसे के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी पैसे से चुनाव लड़ रहा है वो बाद में किसी न किसी पूंजीपति या कहीं ना कहीं उसका पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहा है, उसके हाथ या उसके थैली में चला जाएगा। और अगर कोई पार्टी ऐसी है जो इतना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ रही है तो फिर कहीं ना कहीं से वो धन उगाही करेगा, गरीबों का ध्यान कैसे रखेगी। केवल गरीब मिल करके अगर सही लोगों को, अपने सच्चे हित सोचने वाले सेवकों को या अपने में से ही लोगों को प्रतिनिधि बना करके इलेक्शन लड़ा देते, सारे गरीब अगर अपना एक प्रतिनिधि बना लें पार्टियों को छोड़ करके और उनको वोट दे दें तो आर्थिक लोकतंत्र आ जाएगा। बड़ा आसान हल है। लेकिन उन 39% लोगों को क्या क्या बांट करके, क्या क्या पैसा बांट करके, शराब बांट करके, साड़ी बांट करके, साइकिल बांट करके कैसे कैसे झुंझुने पकड़ाए जाते हैं और अंत में जाकर के स्वार्थ सिद्ध होता है पूंजीपतियों का, लुटेरों का। तो इसलिए अभी आर्थिक लोकतंत्र हम इस देश में नहीं आया है। न्याय उद्देशिका में सभी नागरिकों को न्याय का आश्वासन दिया गया है। न्याय का अर्थ है व्यक्तियों के परस्पर हितों, समूहों के परस्पर हितों के बीच और एक ओर व्यक्तियों तथा समूहों के हितों तथा दूसरी ओर समुदाय के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देशिका में न्याय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों से ऊंचा स्थान दिया गया है। न्याय की संकल्पना वस्तुतः अति व्यापक है। यह केवल संकीर्ण कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है जो न्यायालयों के द्वारा दिया जाता है। हमारे न्यायालय आखिरकार विधि न्यायालय हैं। न्याय की परिभाषा या व्याख्या सामाजिक आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। इसमें भी सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय के उच्चतर स्थान दिया गया है। उद्देशिका की भावना यह है कि सभी लोगों को, जिसमें कामगार किसान भी शामिल हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय से मंतव्य है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए और जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, उपाधि आदि के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा का न्याय के मामले में कोई लिहाज नहीं किया जाए। आर्थिक न्याय में अपेक्षा की जाती है कि अमीरों तथा गरीबों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए और उनके बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया जाए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि जाति, मूल, वंश, संप्रदाय, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकारों में बराबर का हिस्सा मिले और किसी के अधिकार का हनन न हो। स्वतंत्रता हमारे संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता का अर्थ केवल नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी के नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव हो तो हम स्वतंत्र हैं। यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार की सकारात्मक संकल्पना है। उसमें उन विभिन्न स्वतंत्रताओं का समावेश है जिन्होंने बाद में संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में मूर्त रूप लिया है तथा जिन्हें व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है। स्वतंत्रता तथा स्वेच्छाचार लाइसेंस का अंतर स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जिस रूप में उसकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में की गई है, विनियमन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि राज्य, लोकहित आदि की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। साथ ही हमारी स्वतंत्रता कर्तव्यों से जुड़ी हुई हो। हमारे हमें स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी हमें देश सेवा करनी है, फिर भी हमें समाज सेवा करनी है, प्रकृति सेवा करनी है, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का दायित्व करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसके प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन करना है। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमें अगर कहा जाए कि ये सेवा आप करिए राष्ट्र के लिए तो वो भी करिए। टैक्सेस का हम पेमेंट करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं इसलिए अब हमें टैक्स करने का वो नहीं है, वे स्वेच्छाचार हो जाएगा। स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में अंतर है, इसको समझना है। साथ ही हमारी स्वतंत्रता कर्तव्यों से जुड़ी हुई है। हमें अपने कर्तव्य को पहले निभाने होंगे, स्वतंत्रता स्वयं मिलती चली जाएगी। समानता
हमारी उद्देशिका में केवल प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की संकल्पना का समावेश किया गया है। इसके कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू हैं। सभी नागरिक विधि की नज़र में बराबर हैं और उन्हें देश की विधियों का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश तथा लोक नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट के विषय में धर्म, मूल वंश, जाति, स्त्री पुरुष या जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विभेद नहीं हो सकता। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने तथा शासन की प्रक्रिया में भाग लेने के राजनीतिक अधिकारों को समाप्त करने का बराबर का अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र में समानता का अर्थ है कि ये एक सी योग्यता तथा एक से श्रम के लिए वेतन भी एक सा होगा। आर्थिक समानता का यह भी मतलब नहीं लगाया गया कि जितना धन संसाधन है पूरे देश में उसको 130 करोड़ से डिवाइड करके सबको सबको से सब लेकर के सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, यह भी नहीं रखा गया। इसका मतलब ये होगा कि एक सी योग्यता था एक से श्रम के लिए एक सा वेतन होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति या एक वर्ग की अन्य व्यक्तियों या वर्गों का शोषण नहीं करेगा और जिसके पास ज़्यादा होगा उससे फिर ले करके, चाहे टैक्सेस के माध्यम से, पहले वेल्थ टैक्स था, इनकम टैक्स अभी भी है, ले करके जो गरीब हैं उन पे खर्च किया जाएगा, उनकी वेलबींग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो यह है समानता। समानता का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको बराबर बराबर हर चीज़ बांटती चले जाएं, वो भी नहीं है। न्यायपूर्वक सब कुछ करना है। बंधुता, इसको मैंने जब प्रियम्बल पढ़ा था तब भी आपको आपके सामने स्पष्ट किया था। बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के सर्वमान भाईचारे को, सभी भारतीयों के एक होने की और एक माँ भारत माँ की संतान होने की। यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता तथा अखंडता प्रदान करता है। संदीप धिंगरा जी अभी आए हैं, उनका भी स्वागत है। सुप्रकाश लाहिरी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। लक्ष्मी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। एक अच्छा पॉइंट लक्ष्मी जी संकेत कर रहे हैं, उसको मैं पढ़ देता हूँ, जरूरी है। उन्होंने लिखा है बाजार के बारे में कि बाजार जितनी लंबी श्रृंखला की होगी उतने स्तर पर पुनः पुनः लाभ के चक्कर में उत्पादक और उपभोक्ता के दरों में जबरदस्त अंतर आता जाएगा। न इससे न उसे लाभ लाभ होता है बिचौलियों को। इससे बचने के लिए कुछ करना होगा। बिल्कुल, ये इसमें 3 स्तर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज 8-8, 10-10 स्तर तक हो गया है। जितने लेयर्स होंगे, चाहे व्यापार में या व्यवस्था में, उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये जो मिडिल मैनेजमेंट जिसे व्यवस्था में कहते हैं और व्यापार में जो बिचौलिए कहते हैं, ये दोनों जगह खतरनाक है। मैनेजमेंट का भी बहुत सारे रिसर्चेस के बाद यही पाया गया कि अगर फाइल 2 से ज़्यादा 3 लेवल पे गई तो समझ लीजिए कि उसमें गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा देरी होगी। आज हिंदुस्तान की व्यवस्था में फाइलें 8-8, 10-10 सीटों पे घूमती हैं। वहाँ भी एक तरह से मिडिल मैनेजमेंट कहते हैं या जो भी बिचौलिया शब्द मतलब वो व्यवस्था के बिचौलिए की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसलिए न वहाँ पर 3 से ज़्यादा लेयर होना चाहिए या स्तर होना चाहिए और न बाजार या व्यवस्था में जहाँ से माल शुरू हुआ है और जहाँ पहुँच रहा है, होलसेलर, रिटेलर और एट द मोस्ट एक और हो सकता है बस। 3 से ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ कीमत बहुत बढ़ जाएगी। ये बहुत सही तरफ आपने इशारा किया लक्ष्मी जी, धन्यवाद। अब है व्यक्ति की गरिमा और 2 चीज़ें बची हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। इन दोनों पर चर्चा के बाद हम लोग आज आरक्षण व्यवस्था पर शुरुआत करेंगे, लेकिन चर्चा हमारे ख्याल से कल अ, पूरी होगी। कल काफ़ी समय पर इस पे चर्चा करनी होगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी लाग लपेट के चर्चा होनी चाहिए ताकि चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएं। संविधान
इसमें बहुत स्पष्ट वहाँ पर है और कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए उस पर बिल्कुल अ, एकदम खरी खरी चर्चा होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। उसके क्या किन दृष्टियों से हमको आरक्षण की व्यवस्था को देखना है, उसी के लिए कुछ प्रस्थान बिंदु अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जो उसको पहले भी एक बार संकेत कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि उसी पर चर्चा है, बहुत सारे लोगों ने चाहा था उस पर चर्चा करें, इसलिए वो प्रस्थान बिंदु आज हम लोग शुरुआत करेंगे और कल उसका समापन होगा। व्यक्ति की गरिमा। बंधुता से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की जाती है। बंधुता से ही, जब हम भारत माँ की सब संतान है तो बंधुता है, तो भारत माँ की संतान होने की गरिमा है। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था, स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी करके तथा नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य को ये दिशा निर्देश जारी करके कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार ढाले कि सभी नागरिकों को अन्य बातों के साथ साथ जीविका का पर्याप्त साधन हो, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं हों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़िए तो उसमें लगता है कि व्यक्ति की गरिमा की हर जगह रक्षा करने की कोशिश की गई। सरकारों का ये दायित्व तो दिया गया है तो वह व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करे। न्याय नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य को ये दिशा निर्देश जारी करके कि वो अपनी नीतियों को इस प्रकार ढाले कि सभी नागरिकों को अन्य बातों के साथ साथ जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके। व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, यह सुनिश्चित करना ही नीति निर्देशक तत्वों में है और प्रियम्बल में भी व्यक्ति गरिमा इसीलिए रखा गया। और जो अंतिम शब्द है जिस पर चर्चा करना चाहेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता। पिछले कुछ दिनों पे इस पे बड़ी चर्चा हुई कि क्या इतनी हमें स्वतंत्रता है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरोध में कुछ बोल रहे हैं, और राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरोध में कुछ बोलते हैं तो ये अपराध है या नहीं है। इसमें इतना सोचने और चर्चा की कहाँ बात है। जब राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे प्रियम्बल में है तो उसका वायलेशन तो अपराध है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र का निर्माण हो तथा इसकी एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। सर्वमान्य भाईचारे तथा बंधुत्व की भावना के द्वारा ही हम अत्यधिक बहुवादी तथा पंचमेल समाज में राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की आशा कर सकते हैं। एक व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र का निर्माण हो, सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण हो और इसकी एकता तथा अखंडता सुनिश्चित रहे। सर्वमान्य भाईचारा तथा बंधुत्व की भावना के द्वारा हम अत्यधिक बहुवादी, हमारा देश इतने ज़्यादा विचारों, संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, इतनी बहुलता है, इन सब के बीच एकता, अखंडता, व्यक्ति गरिमा, भाईचारा, ये सब सुनिश्चित करना है। तो इस बहुवादी तथा मिले जुले समाज में राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता के बिना हम अपने आर्थिक विकास के प्रयासों में सफल नहीं हो सकते और न ही हम लोकतंत्र या देश की स्वाधीनता तथा देशवासियों के सम्मान की रक्षा करने की आशा कर सकते हैं। हमारी उद्देशिका के उदात्त और गरिमामय शब्द भारत के समूचे संविधान के सारांश, वही मैंने कहा कि ये इसकी इंडेक्सिंग है एक तरह से। हमारी उद्देशिका के उदात्त और गरिमामय शब्द भारत के समूचे संविधान के सारांश, समरी है, दर्शन, फिलॉसफी है, आदर्शों के तथा उनकी आत्मा को निरूपण करते हैं। संविधान अन्य भाग तथा उपबंध उद्देशिका के शब्दों की व्याख्या तथा उन्हें ठोस रूप, विचार तत्व
और अर्थ प्रदान करने का एक प्रयास है। लेकिन जो कोर है, जो मूल है, वो प्रेम्बल है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यह संविधान का बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसकी हम लोग चर्चा अ, खत्म करते हैं, शब्दों की जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, और अब आते हैं आरक्षण पर। पहले तो ये बता दें कि संविधान में रिजर्वेशन या आरक्षण केवल एक ही जगह हुआ है, और वह है लोकसभा और विधानसभाओं में जो चुनाव होते हैं, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण। यह धारा 330 और 331 के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, जो चुनाव होते हैं उसमें सीटों का आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उनके प्रपोर्शन के आधार पर, जनसंख्या के, वो होता है। वो धारा 330 लोकसभा के लिए है और धारा 331 विधानसभाओं के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए है। इसके बाद कुछ और विशिष्ट तरह के आरक्षण उन्हीं सीटों के लिए हैं, जैसे एंग्लो इंडियन के लिए उस समय था, 10 साल के लिए एक दो धाराएं और हैं। तो केवल और केवल वहीं पर सीटों के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण है। इसके अलावा संविधान में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं। और चूंकि आरक्षण केवल और केवल सीटों के लिए ही था, इसलिए, और इन्हें भी केवल 10 वर्षों के लिए रखा गया कि 10 वर्षों तक ये सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके बाद ये सीटों का आरक्षण नहीं होगा। लेकिन यह प्रोविजन भी रखा गया था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसे बढ़ा सकती है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा। तो वह 50 के बाद लगातार 10-10 साल के लिए, जब भी इसको ख़त्म होने की नौबत आई, जैसे 52 में चुनाव हुआ पहली बार, तो 62 में ख़त्म होने को है, तो इसके बाद फिर 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। तो और इसीलिए जो बढ़ाया जाता है वह केवल इसी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है जो सीटों का है लोकसभा या विधानसभा में। लोग पूछते हैं कि वह जो और आरक्षण हैं उनको नहीं बढ़ाया जाता है, इसलिए कि उसकी कोई व्यवस्था संविधान में है ही नहीं। तब फिर सवाल उठता है कि वह आरक्षण कैसे आया। नीति निर्देशक तत्वों में धारा 46 में, जिसे मैं पढ़ रहा हूं, जो लिखा हुआ है, जहां से बाद के जितने भी आरक्षण लाए गए सरकारों ने, वोट बैंक पॉलिटिक्स कह लीजिए, कहीं ज़रूरत के हिसाब से भी कह लीजिए, सबका जो मिला जुला जो भी प्रयास आज तक आरक्षण के लिए हुआ है, नौकरियों में, शिक्षा में, वह सब केवल और केवल धारा 46 के द्वारा ही हुआ है। और आपको मैंने बताया है, पहले भी कई बार बताया है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए दायित्व तो दिए गए हैं, लेकिन वो नॉन जुडिशियबल हैं।
कोई इस बात के लिए नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता कि इस धारा के अंत में जो लिखा हुआ है वह उसके अनुसार सरकार हमें यह सुविधा नहीं दे रही है, क्योंकि इसको छोड़ा गया कि सरकारें उस समय की स्थिति देख करके, उस समय की अपनी क्षमता देख करके उसको उसका अनुपालन करेंगे। जैसे गांव सभाओं का गठन संविधान में डालना, वो 93 में आके हुआ 73rd अमेंडमेंट के बाद। नीति निर्देशक तत्वों में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वह अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए पूरे देश में जो मानसिकता तैयार होनी चाहिए वो अभी तक नहीं तैयार हो पाई है। तो वो अलग अलग समय के लिए उसको छोड़ा गया। तो धारा 46 में पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ है, शब्दशः मैं एकदम पढ़ता हूँ, राज्य और उसमें राज्य में दोनों हैं, केंद्र और राज्यों के सरकारें, उन दोनों को ही, और अब जो गांव पंचायतें हैं उनको भी। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के, जो मूल तत्व है, थ्योरी है कि दुर्बल वर्गों के, जो अंग्रेजी में टेक्स्ट है उसमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ द पीपल, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। यह है धारा 46, जिससे आज तक देश में जितने तरह के रिजर्वेशंस एमपी और एमएलए की सीटों के अलावा हुए हैं, सब यहीं से उभरे हैं, यहीं से फ्लो हुए हैं, इसी के तहत दिए गए हैं। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, तो मुख्य है दुर्बल वर्ग, एग्जाम्पल, विशेष एग्जाम्पल, प्राइमरी एग्जाम्पल दिया गया अनुसूचित जातियों और जनजातियों, लेकिन कहा गया सभी दुर्बल वर्गों, दुर्बल वर्गों के लिए करना है। हाँ, उस समय एससीज और एसटीज की शिक्षा और अर्थ संबंधी स्थितियां बहुत गड़बड़ थीं, इसलिए उनका स्पेशली उल्लेख कर दिया गया। तो इसलिए विशिष्टतया स्पेशली एक एग्जाम्पल के द्वारा, प्रमुख एग्जाम्पल के द्वारा दे दिया गया, लेकिन राज्यों को दुर्बल वर्गों के लिए करना है, इनके लिए तो करना है, ये तो एग्जाम्पल के रूप में है, लेकिन बाकी दुर्बल वर्गों के लिए करना है। संबंधी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। यह है कोर, यह है मूल, जिससे सारे रिजर्वेशंस फ्लो किए हैं। निश्चित रूप से एससीज एसटीज की हालत उस समय दुर्बल वर्गों के रूप में थी, लेकिन और भी दुर्बल वर्ग थे, लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया गया। जब हम गहराई से नहीं देखते हैं, शॉर्टकट मारते हैं या वोट बैंक पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तब यह होता है। एससी जस्टिस की तरह ही एक और बहुत बड़ा दुर्बल वर्ग रहा है, जिसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया। आप जानते हैं कौन? अनाथ, ऑर्फन्स, जिनके माता पिता हैं ही नहीं, जो अनाथालयों में पड़े हुए हैं, कहीं सड़क पर मिल गए, कहीं अनाथालय के सामने फेंके मिल गए। ऐसे करोड़ों तो अगर न कहें तो लाखों बच्चे अनाथ हैं और वो अनाथालयों में पले बढ़े हैं। क्या वो उनसे ज्यादा दुर्बल कोई हो सकता है? निश्चित रूप से उस समय एससीज और एसटीज दुर्बल थे, लेकिन उस बच्चे के माँ बाप हैं, यहाँ इन बच्चों का कोई देखभाल करने वाला नहीं,
लेकिन हमारी सरकारों ने उन अनाथों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, जबकि वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे। तो इस यहाँ पर इस क्लास में रिजर्वेशन के समय सबसे ज्यादा संवेदना की जरूरत थी। यहाँ शॉर्टकट नहीं चल सकता। एक भी व्यक्ति अगर एकदम बेसहारा है, जो विवेकानंद ने कहा था स्वामी कल्याण देव को कि जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की जरूरत है और उसे मदद करो, यह ढूंढने का काम व्यवस्था का था। इसीलिए बहुत प्यारा शब्द यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने डाला है कि विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। विशेष सावधानी क्या है कि किसी सबल को न मिल जाए, दुर्बल वर्गों को करना है, के लिए करना है सारा व्यवस्था, शिक्षा और अर्थ का और उसके सामाजिक अन्याय का। विकलांग हैं उनके लिए तो बाद में लाया गया, लेकिन अनाथ छूटे पड़े रह गए। क्यों? क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं दिया गया, संवेदना के आधार पर नहीं देखा गया। और जिम्मेदारी दी गई थी कि विशेष सावधानी से कि आप ढूंढ ढूंढ करके जिनको मदद की जरूरत है इस सेक्शन में। और आरक्षण वहां भी नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि सामाजिक अन्याय से बचाएंगे और शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेंगे। तो यह तो पृष्ठभूमि है कि जहां से यह फ्लो कर रहा है। अब अभी मैंने कहा कि किस तरह से ढूंढना है, किस मानसिकता के साथ ढूंढना है। उस स्वामी कल्याण देव और विवेकानंद का जो संवाद था, वो एक बार फिर मैं बता करके आज अपनी बात खत्म करता हूँ करूँगा, क्योंकि वह भावभूमि तय करेगा कि किस तरह से हमें दुर्बल वर्गों को ढूंढना है और उनके कल्याण के लिए कार्य करना है। हमारे संसाधन सीमित हैं, तो हमें कोई भी दुर्बल छूट न जाए, इसको सुनिश्चित करना है। ऐसा न हो कि कहीं सबल लेकर के जाने लगे इस फायदे को। जो खुद दूसरों की मदद कर सकते हैं, इतने सक्षम हो गए हैं, कहीं वो लेकर के न जाने लगे। तो वह स्वामी कल्याण देव का वो दृष्टांत जो विवेकानंद से उनका हुआ था, वो सुना करके उस भावभूमि पर आपको पहुंचाना चाहते हैं, जिस पर हम लोग कल पूरे समय चर्चा करेंगे। जो व्यक्तित्व के अलावा जो भी समय मिलेगा कल आरक्षण पर होगा। लेकिन मूल धारा 46 है, वो मैंने आपके सामने पढ़ दिया, जहां पर कहा गया है कि सरकारें समाज के दुर्बल वर्ग को विशिष्टतया एग्जाम्पल के रूप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को शैक्षिक और आर्थिक हितों में और उनको सामाजिक अन्याय से बचाने में विशेष सावधानी से काम करेगा। तो विशेष सावधानी कि एक तो संवेदना के आधार पर कोई छूट न जाए और किसी सबल को न मिल जाए, और ऐसा ना हो कि हम उनके लिए जो भेजना चाहते हैं वो बीच में कोई और खा जाए। यह विशेष सावधानियां। तो स्वामी कल्याण देव जी का मैंने शायद पहले या दूसरे दिन या जब चर्चा कर रहा था कर्तव्यों में, तब मैंने बताया था, लेकिन आज 2-3 मिनट में फिर बता देता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्र तीर्थ में रहते थे स्वामी कल्याण कल्याण देव। 128 साल तक जीवित रहे। 2001 में मैं उनसे मिला था, उस समय उनकी उम्र 121 साल की थी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया और 150 से ज़्यादा विद्यालय शुरू से खुलवाए खोले, लेकिन किसी से जुड़े नहीं। वह खोल करके दूसरे लोगों को उसकी व्यवस्था दे देते थे, सौंप देते थे, और खुद आगे और जन कल्याण के कामों में लग जाते थे। नए बच्चों की जगह नई जगह पर विद्यालय खोलने में लग जाते थे। अपने जीवन में अगर कोई विशुद्धतम व्यक्तित्व तो मुझे मिला है अपने पिताजी के अलावा, तो वही हैं। और बहुत दिनों से मैं उनके बारे में सुन रहा था, तो मेरी मिलने की बहुत तीव्र इच्छा थी। अपने एक विभागीय मित्र जो मुजफ्फरनगर के हैं, शुक्रतीर्थ मुजफ्फरनगर जिले में आता है,
उनके आर के पालीवाल, वो भी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। पालीवाल जी नौकरी करते हुए भी कई जगह जहाँ जहाँ रहे गरीबों के लिए बहुत काम किया है। उनके साथ मुजफ्फरनगर मैं गया शुक्र तीर्थ 2001 में उनसे मिलने के लिए दिल्ली गया था किसी काम से। फिर हम लोग मुजफ्फरनगर चले गए। जिस समय हम पहुँचे वो बीमार थे, थोड़ा लेटे हुए थे। हमने प्रणाम किया, उन्होंने मेरा हाथ में अपने हाथ में ले लिया। 10-15 मिनट तक हाथ रखे रहे। उनके स्पर्श से ही हाथ में हाथ लेने से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और आंसू तक टपकने लगे थे। उन्होंने कहा, भैया हम सन एक में विवेकानंद से मिले रहे, और सन एक मतलब 1901, मैं मिल रहा हूँ 2001 में। तो उन्होंने कहा, भैया हम एक में विवेकानंद से मिले रहे। उन्होंने दो बातें मुझे बताई जिसने मेरा जीवन बदल दिया, और वो दो बातें इतनी गहरी कि कल्याणदेव का जीवन बदल जाता है और पूरे तरह उसी में समर्पित हो जाते हैं। तो कल्याणदेव जी ने कहा, पहली बात जो विवेकानंद जी ने बताई वो ये कि जाओ गरीबों, मजलूमों, बेसहारों, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी देखभाल करो, उनकी मदद करो। कोई बेसहारा न रह जाए तुम्हारे परिचित क्षेत्र में, या जहाँ तक तुम्हारी निगाह जा सकती, जहाँ तक तुम्हारा संपर्क जा सकता है, या जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो, तुम्हारी पहुँच के दायरे में कोई व्यक्ति बेसहारा न रहे। व्यक्ति ही नहीं, जीव जंतु वनस्पतियां भी हो सकती हैं इसमें। दूसरा, उनका कि लेकिन ये बात तो सभी धर्म कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे इस पे आख्यान हैं। सभी जितने लोग हैं सब यही कहते हैं कि जाओ मदद करो, दूसरों की मदद करो, जो मजलूम हैं, जो सीमांत पे हैं। गांधी जी कहते थे कि सीमांत का ध्यान रखना है, जो अंतिम पीढ़ी पर सीढ़ी पर खड़ा है, जब तक हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा ग्राम स्वराज्य पूरा नहीं होगा। तो सभी ने यही बात कही। लेकिन जो स्वामी कल्याण देव जी ने कहा कि जो दूसरी बात विवेकानंद जी ने बताई उसने मुझे झकझोर के रख दिया, और मेरा पूरा जीवन जैसे उसी मोमेंट से बदल गया। और वो ये है कि कभी इस बात का इंतजार न करो कि जिसको वाकई तुम्हारे मदद की जरूरत है वह तुमसे मदद मांगने आएगा। कभी इस बात का इंतजार न करो कि जिसको तुम्हारे मदद की जरूरत है वह तुमसे मदद मांगने आएगा। क्योंकि जो भी तुमसे मदद मांगने आ रहा है उसमें इतनी शक्ति तो है, या जिसकी आवाज तुमसे मदद मांगने तक पहुंच रही है उसकी आवाज में इतनी शक्ति तो है कि वह आवाज या वो तुम तक आ पा रहा है। लेकिन जिसको वाकई तुम्हारे मदद की जरूरत है, जो एकदम बेसहारा है, ये हो सकता है वो इतना अशक्त हो कि न वो तुम तक आ सके, न उसकी आवाज तुम तक आ सके। इसलिए जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की जरूरत है और उसकी मदद करो। जीवन की सार्थकता वहीं होगी। स्वामी कल्याण देव जी से विवेकानंद जी ने कहा कि जीवन की सार्थकता वहीं होगी जहां तुम इंतजार नहीं करोगे कि जिसको मदद की जरूरत हो तुमसे मदद मांगने आए, जाके ढूंढोगे कि किसको तुम्हारे मदद की जरूरत है और यथाशक्ति उसकी मदद करो। यह सिद्धांत विवेकानंद जी ने कल्याण देव जी को दिया और ये उन्होंने आजीवन अपनाया। एक व्यक्ति के लिए जाके ढूंढना मुश्किल भी हो सकता है, फिर भी उन्होंने किया। लेकिन व्यवस्था के लिए क्योंकि उसके पास सारे संसाधन हैं, उसके लिए तो धारा 46 का मूल मंत्र यही है जो विवेकानंद जी ने कल्याण देव जी को बताया था कि दुर्बल वर्ग, कोई जरूरी नहीं कि दुर्बल मांगने आए तब तुम समझो कि वो दुर्बल है या इसको जरूरत है। जाओ और ढूंढो कि कौन कौन दुर्बल है और उसकी मदद करो, शिक्षा के लिए भी और आर्थिक हितों के लिए भी, सामाजिक स्तर के लिए भी। जाओ और ढूंढो, कोई छूट न जाए और कोई सबल न ले जाए। यह दो आधार बिंदु जब आप संविधान को
और उसके बाद विवेकानंद जी और कल्याण देव के इस प्रसंग को समझेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि सरकारों को गरीबों की, दुर्बल वर्गों की, वीकर सेक्शन की कैसे मदद करनी है। यहाँ पर हम लोग आज अपनी बात समाप्त करते हैं इस भावभूमि पर। कल इस पे विशद चर्चा होगी। इसके लिए आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ भी आप कहना लिखना चाहते हो, स्वागत है। मैं सब पढ़ करके सबका उत्तर दूंगा, सब पर चर्चा करूंगा। लेकिन यह इस देश का, अगर केवल धारा 46 का इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाता, तो इस देश में ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 1% के हाथ में इतने लोगों का नहीं होता, और इतनी धांधलियां नहीं होती जितना इस रिजर्वेशन के नाम पर इस देश में हुआ है। तो अब इस पर चर्चा कल करेंगे। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और इस पर मैंने एक आलेख भी लिखा था। वह आलेख का कुछ अंश भी कल पढ़ूंगा। इस पर विशद चर्चा होगी। यह देश की सबसे ज्वलंत समस्या है। पहली ज्वलंत समस्या अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव, और दूसरी ज्वलंत समस्या रिजर्वेशन पॉलिसी, जो संविधान के अनुसार जब तक नहीं होगी, संविधान के अनुसार जब तक हम वोट नहीं देंगे, और संविधान के अनुसार जब तक सरकारें रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लाएंगी, तब तक यह जो अ, अविश्वास का माहौल पूरे देश में है, वह बना रहेगा, और हमारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। तो एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप कभी कभी 5-10 मिनट देर तक भी रुक जाते हैं पूरा सुनने के लिए। बहुत सारे लोग बाद में अभी और आए हुए हैं। अरशद शेख जी, संतोष पांडे जी, अंसार पटेल जी, अशफाक सिद्दीकी जी, जावेद हुसैन भट्ट जी, ढेर सारे लोग आज नए नए भी आ रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे। आप ज़रूर मैसेज करिएगा, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे या इस फेसबुक है, या जहाँ जैसे भी हो। मेरा फ़ोन नंबर भी आपके लिंक पे जाता है, आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं। हर तरह मैं उपलब्ध हूँ। मैं हर फ़ोन उठाता हूँ। अपना मेरे जीवन का सिद्धांत रहा है कि मैंने अपना हर फ़ोन उठाया है। और अगर फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ, किसी वजह से व्यस्त हूँ, तो कॉल बैक किया है। क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है कि अगर मैं अननोन फ़ोन नहीं उठाता हूँ, अपरिचित फ़ोन नहीं उठाता हूँ, या जो मेरे, जिनके नाम मेरे फ़ोन लिस्ट में लिखे हुए हैं, उनके अलावा नया फ़ोन नंबर कोई आता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं उठाते हैं। हमारे सिविल सर्विसेज में तो बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो अननोन फ़ोन नंबर्स नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं हर फ़ोन ज़िंदगी भर उठाया है, अभी भी उठाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं अपरिचित फ़ोन, अननोन नंबर्स नहीं उठाऊंगा, तो मैं ईश्वर को अपने से काट दे रहा हूँ। क्योंकि ईश्वर भी अगर फ़ोन करेगा तो किसी अननोन नंबर से ही करेगा। इसलिए मैं हर फ़ोन उठाता हूँ। हाँ, बहुत सारे उल्टे सीधे फ़ोन करने वाले भी मिलते हैं, तब उनको ब्लॉक करना पड़ता है। अब आईफोन और ये मॉडर्न जो फ़ोन आ गए हैं, उसमें ये सुविधा हो गई है ब्लॉक करने की। तो बहुत सारे, बहुत उच्छृंखल या अपराधी किस्म के भी फ़ोन आते हैं, जिनके फ़ोन से ही पता चल जाता है कि उनकी क्या वृत्तियाँ हैं। उनको ब्लॉक भी करता हूँ, क्योंकि अ, अपना समय कीमती है, उससे भी बचाना है। लेकिन कोई कहाँ किस मदद के लिए, इस कोरोना काल में कहाँ कहाँ से फ़ोन आए अननोन नंबर से, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश की। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं बहुत सारी जगह। तो मेरा फ़ोन